नहीं, प्लीज करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठ। कंफर्टेबल? जी सर। चलिए अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं पाली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है। देन सर मैंने बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी से मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में किया है। उसके बाद सर मैंने 2 ईयर एज ए असिस्टेंट मैनेजर किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड में वर्क किया। देन सर 2.5 ईयर वाइजेक नेटवर्क में वर्क किया। ओके, तो 2017 के अंदर आपने बीटेक कर लिया था। जी सर। और लगभग 9 साल के बाद में आप उपस्थित हुए हैं साक्षात्कार देने के लिए, जिसमें आपकी तैयारी भी शामिल है। जी सर। तो आपने 4.5 साल के आसपास का जो वर्क एक्सपीरियंस आपके जो सब्जेक्ट के अनुसार आपने काम किया। जी सर। तो वहां पे ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें थी जिसकी वजह से आपको स्विच करना पड़ा, या फिर आप बीटेक करने के बाद में डायरेक्ट स्विच कर सकते थे, प्रिपरेशन कर सकते थे यूपीएससी की जी सर। या आरएस की? बिल्कुल। फिर ये निर्णय इतना लेट क्यों? सर क्योंकि सर मुझे टेक्निकल फील्ड में पहले से इंटरेस्ट था। और सर मैंने जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो वहां पे जब मैं वर्क कर रहा था तो सर वर्क करते समय मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि सर कॉलेज में और कंपनी में भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते थे, जैसे कॉलेज में हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स होता था, उसमें सर मैं एज ए प्रमोशन मार्केटिंग हेड वर्क किया। तो वहां पे सर लोगों के बीच में वर्क करना वगैरह, मुझे पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन में थोड़ा अच्छा एंजॉय करने लगा। फिर सर ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो वर्क था वो शॉप फ्लोर था। वर्कर के बीच में वर्क करना और प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन लाइन पे जो असेंबली लाइन होती है उस पर। फिर वहां पे भी सर हमारे मंथली में काइजन कॉम्पिटिशंस होते थे। काइजन होता है? हाँ सर, तो उसमें सर मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। वहां से सर थोड़ा मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उससे पहले सर मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था। सर मैं जब जॉब कर रहा था उसी समय सर मेरा इंटरेस्ट डेवलप। तो अब यहाँ पे प्रशासनिक सेवा में आ जाते, उसके बाद आपका इंटरेस्ट कोई और डेवलप हो गया तो, और यहाँ से आप छोड़ करके चले जाएंगे और आपके पीछे कोई एक अच्छा बच्चा है जिसको रोजगार ही नहीं मिला है। नहीं सर, मैं ऐसा और वो आता है और आप नौकरी यहाँ से जैसे आपका इंटरेस्ट और चीज में डेवलप हो जाए, क्योंकि आप अपना जो कह सकते हैं ना कि जो इंटरेस्ट उसको आपने जिया है। जी सर। इसलिए बीटेक करा और मन मुताबिक जो आपको काम मिलना चाहिए तो वो भी आपने किया। जी सर। उसके बाद आपका जो मन था उसका जो मुंह है उसमें से हट गया और आप प्रशासनिक सेवा में आ गए। अब क्या पता कि आपका मुंह 4 साल बाद में, 3 साल बाद में किसी और चीज में चला जाए, और एक मेरे पास में एक ऐसा बेरोजगार बच्चा है, उसको क्यों ना लूंगा? जी सर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सर प्रशासनिक सेवा में आने में भी मैं सोचता हूँ कि जो मेरी इंटरेस्ट है और जो मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ सर मैंने कॉलेज लेवल से ही फील करी है कि सर जो मेरी स्ट्रेंथ है, सर मैं लोगों के बीच में रह के काम करने में सहज महसूस करता हूँ। और सर वो मैंने कंपनी में भी इस चीज को फील किया। लोग तो वहां पे भी होते हैं, वहां पे भी आप अच्छे पद पे जा सकते हैं, आपको आपके पास वहां पे कमांड एंड कंट्रोल का मौका मिल सकता है, सीएसआर के थ्रू वहां पे आप जो है वो नोबल कोर्स तो कर सकते हैं वहां पे। और जैसा कि आपने कहा कि काइजिन जैसी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो वहां पे भी कंडक्ट होती हैं, तो सारी चीजें तो ठीक ही हैं। अगर आपको यहाँ पे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर लगा दिया जाता है, वीडियो लगा दिया जाएगा, अकाउंट सर्विस में भेज दिया जाएगा, तभी भी कमोबेश यही स्थितियां जो है वो आपको यहीं पे काम करने का अवसर मिलेगा। जी सर। तो नया क्या करने वाले? बट सर प्रशासन में एक डाइवर्सिटी मिलती है, रोज नए नए चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। वहां पे लगता है सर मुझे कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। और क्योंकि सर राजस्थान जो म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहलाता है, तो सर मेरी जो ब्रांच है मेटलर्जी मटेरियल्स इंजीनियरिंग, वो कहीं ना कहीं सर राजस्थान के जो अभी करंट जो ग्रोथ इंजन है माइनिंग, उससे सर कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो मुझे लगता है सर इस फील्ड में मैं बहुत अच्छा तो कोई माइनिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई, उसमें क्यों नहीं अप्लाई करते आप? वहां पे ज्यादा बेहतर कर पाओगे। जी सर। और उसी के लिए आप बने और उसी के लिए डिग्री हासिल करी आपने। जी सर। और आप उसमें तो टेक्निकलिटीज भी बढ़ जाएगी उसमें तो। बिल्कुल सर। उसी क्षेत्र में अब आप जैसे एक इंटेलिजेंट और विषय विशेषज्ञ से हम यहाँ पे जो है वो किसी कोऑपरेटिव की फार्म भरवा रहे हैं, कभी हम पशुपालकों का जीवन बीमा करा रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारे जैसा ह्यूमैनिटीज वाला आदमी भी कर सकता है। तो आपने जो विशेषज्ञता जो हासिल करी है कि मिनरल्स एंड माइंस को जो है कैसे सहेजा जा सकता है, जैसे आपने म्यूजियम का उल्लेख किया कि राजस्थान जो है वो खनिजों का अजायब घर है। बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपने जितना जो हासिल किया है उसको यहाँ पे यूटिलाइज कैसे करोगे? जी सर। सर जैसे मेरी हॉबी जो क्रिएटिव ऑर्गेनाइजिंग है वो सर कॉलेज में डेवलप हुई। उसमें सर हमें क्या कॉलेज लेवल पे कॉलेज के फेस्टिवल का बाहर में प्रचार करना होता था, फ्लैश मॉब के थ्रू या कल्चरल इवेंट के थ्रू, उसके साथ में सर स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करना। तो वहां पे सर मैंने ऐसा फील किया है कि जो बजट होता था वो हमारे पास एक लिमिटेड होता था। उस लिमिटेड बजट में हमें बहुत सारे वर्क करने थे।
तो सेम सर प्रशासन में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और स्टेक होल्डर होते हैं वो काफी डाइवर्स और मल्टीपल होते हैं। वहां पे लगता है सर मैं बहुत सहज रूप से और अच्छे से वर्क कर पाऊंगा। और सर दूसरी चीज सर जो आपने बोला कि ह्यूमैनिटीज वाले वर्क कर सकते हैं प्रशासन का, मैं समझता हूँ सर आज के समय में प्रशासन कहीं ना कहीं अपने आप को रिवॉल्व कर रहा है। इसके अंदर सर टेक्निकल्स जो टेक्नोक्रेट हैं उनकी सर जर्नलिस्ट में बहुत जरूरत है आज के समय में, क्योंकि बहुत टेक्निकल न्यूसेंस भी हो रहे हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है उसमें सर लगता है मुझे ऐसा फील होता है कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सकते। चलिए ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, उनको कन्विंस करने का भी प्रयास करते हैं, उसमें कमोबेश आप सफल होते हैं। हम तीनों मेल हैं यहाँ पे जी और एक शुभ शक्ति एक श्रम विभाग के द्वारा एक योजना आई है जिसमें श्रमिक महिला के 2 बच्चियां जिनको हायर एजुकेशन के लिए 55-55 हजार रुपए उनको दिए जाएंगे। जी अपनी लैंग्वेज में हम तीनों को आप कन्विंस करो कि इस योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। जी सर। हमारी जो महिलाएं हैं घर परिवार में वो श्रमिक हैं और उनको 55,000 उनकी जो बच्चियां उनको दिए जाए। जी सर। ठीक है जी सर। और ये राजस्थान की लोक कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। जी सर। 2 मिनट में हमें बताइए सर उसमें वो एजुकेशन से रिलेटेड है, किससे? हायर एजुकेशन के हायर एजुकेशन है ना। ठीक है सर। और अपनी जो लैंग्वेज है कौन सी आपकी जो पाली संभाग में बोली? जी सर। जी सर मारवाड़ी। जी सर। तो सर हेमू पहला तो मैं ये बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट या स्कीम आई है, क्योंकि आप सब श्रमिक हो और श्रमिक महिला वास्ते आपकी पुत्री और वास्ते सरकार 55,000 रुपया दे देती है। ठीक है। तो विना वास्ते आपकी जो बेटियां है वह उच्च शिक्षा के अंदर एक सरकार जो है वो आप रुपये के माध्यम आप हेल्प कर सके और विन पैसा रो उपयोग करने आप अपनी बच्चियों ने अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा दे सको, ताकि जो विनोरे भविष्य वास्ते एक उचित कदम रहेला। और ये सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि आपने जो आप जीवन जी रही हो वो कहीं ना कहीं चेंज दे सके। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। आप ही बताएं कि सरकार की ऐसी कौन सी योजना जो सबसे ज्यादा आपको अपीलिंग लगती है? जी सर। अपार्ट फ्रॉम दिस? जी सर। सर मुझे लाडो प्रोत्साहन योजना सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सर उसमें मैं देखता हूँ उसमें 3 सेक्टर को आपस में इंटरलिंक किया गया है। पहले कौन सी योजना थी, किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय योजना। जी सर। इसकी शुरुआत कब हुई थी राष्ट्रीय योजना की? 2014? जी सर, एग्जैक्ट ईयर मैं भूल रहा हूँ। ओके जी सर। उसमें सर हेल्थ सेक्टर जैसे उनका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और सर उनकी वैक्सीनेशन को उसमें कंपल्सरी किया गया है। उसमें सर पहली किस्त मिल जाएगी अगर आप हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है। उसके साथ ही सर उनको एजुकेशन से भी लिंक किया गया है, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन लेते हैं। और हायर एजुकेशन जैसे हमारा एनईपी के अंदर टारगेट है हायर एजुकेशन में हमें 50% जो टारगेट अचीव करना है और प्राइमरी एजुकेशन में 100%, तो कहीं ना कहीं लाडो प्रोत्साहन योजना उसको फुलफिल कर रही है। अभी हाल ही के दौरान जो है वो कितनी उम्र की बच्चियों के कोई कैंसर का टीका लगाने की जो है एक महत्वाकांक्षी योजना चली है? जी सर। राजस्थान में इसकी शुरुआत हो गई? जी सर। क्या है ये? सर अजमेर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी। HPV वैक्सीन लगती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से रिलेटेड। वो सर्वाइकल कैंसर जो बालिकाओं में अर्ली स्टेज में अगर उसको वैक्सीन को लगा दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर का खतरा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो उसके लिए चलिए ठीक है, मेरा अंतिम सवाल आपकी हॉबीज को लेकर के है। जी सर। डायरी राइटिंग करते हैं? जी सर। डायरी राइटिंग जो है वो आपकी डायरी हमें मिल जाती है। जी सर। जिसमें कुछ आपके निजी जीवन से भी बातें लिखी होती हैं। जी सर। तो कैसे देखते हैं आपको? या तो आपकी डायरी सार्वजनिक है या आप जो है अपने पास ही रखते हैं उसको? नहीं सर, मैं अपने पास वो पर्सनल डायरी में रखता हूँ। उसमें सर मेरे लिए एज ए यार्डस्टिक की तरह वर्क करती है कि मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या मुझमें कमियां रह गई जो मैं और इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसको सर मैं लिखता हूँ। ऐसी कौन सी कमी थी जिसका आपने ओवरकम कर लिया कि किसी समय आपने जो डायरी में लिखा था? जी सर। कि अरे आज मेरा दिन था वो इसकी वजह से खराब हुआ कि मेरे पास में ये कमी है, मेरे पास जो कमी थी जी सर, उसको अगर मैंने ओवरकम किया होता तो आज स्थिति सिचुएशन नहीं होती। जी सर। फिर कभी कभी कोई वर्क को मैं करने में माइन्यूट डिटेल पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेता हूँ, जिससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर जो ये कि आप इंजीनियर हैं तो आप अंदर तक जाते हैं। जी सर, उस चीज। थैंक यू सर। प्लीज। आप प्राइवेट सेक्टर छोड़ दिया आपने? जी सर। और अब गवर्नमेंट सेक्टर में है वो सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ आप आना चाह रहे हैं। जी सर। तो जो प्राइवेट सेक्टर छोड़ा वहां तो आपके है वो रेम्यूनरेशन है वो बहुत अच्छा थे, सैलरी पैकेज है बहुत अच्छा था। गवर्नमेंट में तो इतना नहीं मिलेगा। जी सर। ये नहीं सोचा आपने अभी कि 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में तो बहुत ही कम अमाउंट मिलेगा? जी सर। कैसे सरवाइव करेंगे आप जो बहुत बड़े पैकेज पे काम करने वाले थे?
सर मुझे लगता है कि सैलरी जो है मेरी एक लाइफ जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सर कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो मेरा इंटरेस्ट है उसको अगर मैं अलाइन करूंगा अपनी हॉबी के साथ या अपने इंटरेस्ट के साथ, तो मैं उसमें सर कहीं ना कहीं सहज महसूस करूंगा। अगर सर आज मैं अपनी सैलरी की तरफ जाता हूँ तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सर मुझे कहीं ना कहीं मन में एक कमी फील हो जाएगी कि मैं और इम्प्रूव कर सकता था। कि प्राइवेट सेक्टर में भी तो नाम कमाया जा सकता है। बिल्कुल सर। और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो इस क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं जी सर। प्राइवेट सेक्टर में। जी सर। तो वो रास्ता क्यों नहीं चूज किया आपने? मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ सर, लेकिन सर कहीं ना कहीं मेरा कॉलेज में सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ थोड़ा। कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में तो आपने 4.5 साल तक है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर लिया। जी सर। या तो कॉलेज के बाद में आप इमीडिएट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ, यदि कॉलेज में प्रेरणा मिलती है आपको तो आप इमीडिएट है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ आपका रूट होता। लेकिन वहां के बाद में तो आप खुद ही बता रहे हैं कि 4.5 साल तक सर्विस कर ली मैंने। जो 4.5 साल उस सर्विस के दौरान ऐसे आपको क्या दिख गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है वो जाना चाहिए? क्या चार्म लगा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में? सर इसके 2 रीजन थे। पहला तो सर कॉलेज लेवल तक मुझे पता नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में कैसे जाया जाता, क्योंकि परिवार में सर ऐसा कुछ कोई था नहीं पहले से। और दूसरा सर जो जॉब का है सर, मैं कहीं ना कहीं खुद को फाइनेंशियली सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, ताकि सर मैं, क्योंकि ये सिविल सर्विस की तैयारी एक लंबा प्रोसीजर है, तो सर मेरे बाद में सर मेरे 2 भाई बहन भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो पापा पे सर बर्डन ना पड़े, इसलिए सर मैंने पैरेलली जॉब करी और साथ में तैयारी करता रहा। तो आप ये मानते हो ना कि इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग सर्विस में तो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ही जा सकते हैं। जी सर। तो गवर्नमेंट है वो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है टेक्नो ट्रेंड तैयार करने के लिए। जी सर। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसमें तो किसी भी स्ट्रीम का है वो व्यक्ति है वो सेलेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सर। तो आपने आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट है उसका फंड है वो खराब किया है आपने है वो? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने गवर्नमेंट का फंड खराब किया है, क्योंकि सर सिविल सर्विसेज में जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और मैं मानता हूं सर जो मेरी टेक्निकल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं सर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल आएगी। जैसे राजस्थान में देखें तो इलीगल माइनिंग का बहुत बड़ा रोल हो रहा है, और जो माइनिंग भी हो रही है सर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो प्लान है सस्टेनेबल माइनिंग करना, गवर्नमेंट ने अपनी मिनरल पॉलिसी के अंदर ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हम 2029 तक अपनी उसकी जीडीपी का 5% देख रहे हैं और 2047 तक 8%, मतलब हम माइनिंग तो करने वाले हैं। तो सर मुझे लगता है कि जो एक टेक्नोक्रेट होगा जिसको पता है कि माइनिंग के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, तो वहां पे सर मुझे लगता है कि वो बेस्ट एडवाइस दे सकता है। तो क्या करेंगे आप इलीगल माइंस को रोकने के लिए है वो? क्या यदि आपको कमेटी का है वो चेयरमैन बना दिया जाए कि इलीगल जो माइनिंग है उसको रोकना है, तो आप क्या क्या स्टेप्स हैं वो उठाएंगे आप इसके? सर मैं इसके लिए 3 लेवल पे वर्क करूंगा। सबसे पहले तो सर लोगों के अंदर, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके अंदर सर अवेयरनेस फैलाना। जैसे अवेयरनेस तो वो तो किसी भी रूप में नहीं मानने के लिए तैयार है, वो तो उनका जीवन यापन का साधन है कि जब तक अवैध माइनिंग नहीं करेंगे जब तक हमारा तो खाना ही नहीं हो सकता। इसलिए वो तो अवेयर, तो ये चीज तो छोड़ दीजिए कि वो अवेयरनेस जैसी चीजें हैं वो आपकी स्वीकार कर ले वो। जी सर। सेकंड नंबर पे सर जो मैं टेक्निकल एस्पेक्ट है, जैसे ड्रोन सर्वे, जीआईएस सर्वे, उसके साथ सर एआई का एक ऐसा मॉडल लाया जा सकता है जिसमें माइनिंग में, क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है, तो जो डस्ट से सेंसर्स करके और कहीं ना कहीं वो अलार्म के थ्रू गवर्नमेंट के पास वो डेटा आ जाएगा। क्या आप मानते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है अभी? सर मान रहा हूँ मैं कर रही है। लेकिन सर जो एआई, आप नया क्या करेंगे यहाँ पे? जो सर एआई वाला मॉडल अभी तक नहीं आया है। अभी सर ई रवाना करके प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो ट्रक्स होते हैं उसमें सर उसकी पहले से लाइसेंस दिया जाता है, वो ही सर वहां से गुजर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि रात में सर जो इलीगल माइनिंग के जो है वो मेनली हो रहे हैं। और तीसरा सर जो मैं वर्क करूंगा सर, जो विसल ब्लोअर्स है उनको सर मोटिवेट करूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो प्राइज मनी मिलेगी और जो है आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तब सर कहीं ना कहीं वो सर गवर्नमेंट को जो है वो प्रॉपर लेवल पे खबर दे देंगे। आप मानते हैं कि इन चीजों से अवैध माइनिंग रुक जाएगी? एक जो सर मैं तो इसमें सारे गवर्नमेंट जो मशीनरी है वो इन्वॉल्व बताते हैं इसमें कि ये जो अवैध माइनिंग में है वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, थाने हैं वो बिके रहते हैं इसमें जो। तो इसके लिए इनको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? आपके क्षेत्र में आपके अधिकार में आते हैं कि ये सब चीजें जो? सर अगर मैं क्योंकि आपने जैसा बोला मैं कमेटी का अध्यक्ष हूँ, तो सर मेरे पास कहीं ना कहीं ये पावर है कि मैं उसमें प्रॉपर्ली मेंशन करूं कि इसमें जो भी लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर सर डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी होगी, उनके ऊपर सर पीनल प्रोविजन या जुर्माना भी लगेगा। तो कहीं ना कहीं सर मैं इसको एज ए ऑप्टिमिस्टिक देखता हूँ, क्योंकि अगर ये प्रोविजन बनाएंगे तो मे भी सर फ्यूचर में पूर्ण होंगे।
नहीं, एक जैसे किसी ट्रक को है, जो लोडेड ट्रक को है वो पकड़ लिया, जी सर, उस पे फाइन लगा दिया, जी सर, फिर उसको छोड़ दिया फाइन लगाने के बाद में, तो ऐसे बताते हैं कि उस ट्रक पे है वो 10 लाख रुपए है वो फाइन लग चुका है, उसका फिर ईयरली सेटलमेंट होता है और वो 10-20-50 हजार रुपए में वो छूटकर वो उसका छूट जाए। तो ये अवैध माइनिंग को बढ़ावा देना है या कम करना है, इस तरह की घटनाएं जो? जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। ये अगर ये हो रहा है तो सर ये गलत है और इस चीज पे पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तभी सर जो कमेटी बनेगी वो इस चीज में सर निष्पक्ष रूप से जांच करके और निष्पक्ष अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी कि ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई भी लिप्त पाया गया तो उसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होगी। उसके साथ ही सर अवैध माइनिंग के लिए अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाएंगी, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने पेपर लीक के लिए अलग से एक टास्क फोर्स SIT का गठन किया, वैसे ही सर क्योंकि माइनिंग जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान का एक आने वाला ग्रोथ इंजन देखा गया है, जिसमें सर माइंस टू माइक्रोचिप्स बनाने में एक विजन है गवर्नमेंट का। तो सर इसमें मुझे लगता है कि जो कठोर प्रावधान ऐड किए जाएंगे तब सर कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगेगी। अच्छा, राजस्थान में है वो सोशल प्रॉब्लम्स है वो किस रूप में आप देखते हैं कि क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स है, वो सबसे ज्यादा सामाजिक समस्या है वो कौन सी है? सर सबसे बड़ी तो जो चाइल्ड मैरिज देखी जा रही है, दूसरा सर अभी जो ड्रग इशू देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बॉर्डर वाले स्टेट में, तीसरा सर लोगों के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं देखते हैं कि माइग्रेशन जो है वो बॉम्बे में या बेंगलोर में कमाने जाते हैं, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन सोशल प्रॉब्लम्स को है वो दूर करने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? तो सबसे पहले चाइल्ड मैरिज के लिए तो लोगों को अवेयर करना होगा कि आपको गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है उससे आपको लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ जाएगी तो आपकी पूरी जनरेशन चेंज हो सकती है और कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर देखा जा रहा है। और दूसरा सर जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए सर गवर्नमेंट जो स्किल डेवलपमेंट करवा रही है, उसके साथ ही सर जो बिल्कुल ही जिनके पास स्किल नहीं है उनको मनरेगा के अंदर, अभी मनरेगा को DBG रामजी करके स्कीम में कन्वर्ट किया गया, उसमें सर नंबर ऑफ डेज भी बढ़ाए गए ताकि जो शॉर्ट टर्म में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। तो मैं स्किल डेवलपमेंट, हाँ, स्किल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में कोई यूनिवर्सिटी है वो खोली गई है? एग्जैक्ट तो अभी मुझे मालूम नहीं सर, नहीं मालूम है, आज के पेपर में है कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में है वो सोचा जा रहा है कि इनका भविष्य क्या हो, उसमें स्किल यूनिवर्सिटी का भी नाम है। तो मैं जाके पढ़ूंगा। विश्वकर्मा, जी सर, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए जो अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें है वो क्या रिफॉर्म्स तो क्या किए गए हैं अभी, ये जो रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा है वो कुछ किया गया है, कुछ चेंज किया गया है इसमें? जो सर इसमें तो OBC के लिए रिजर्वेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी, उनकी सर रिकमेंडेशन के लिए ही वो डिले हो रहा है, तो सर उसके लिए वेट कर। और क्या जो कोई बाध्यता थी पहले उसमें सर चाइल्ड की थी, अगर किसी क्या थी बाध्यता? 2 से ज्यादा अगर किसी की संतान है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अभी उस बाध्यता को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है? पहले क्यों लगाया और क्यों हटा दिया? तो इसमें ऐसा देखा गया था कि पहले जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही थी कहीं ना कहीं, तो उसमें सर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको 2 चाइल्ड, आपको जो एग्जाम्पल है खुद से ही सेट करना होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो TFR है वो 2.1 से कम हो गया है, 2 के आसपास पहुंच गया है। और अभी सर 2 दिन पहले न्यूज भी आई थी कि आंध्र प्रदेश में तो 1.5 हो गया है। तो वहां के सर CM ने स्पेशली एक कमेटी गठन करी है कि हम कैसे उसको TFR को इंक्रीज कर सकें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजस्थान गवर्नमेंट भी इस दिशा में सोच रही है। अच्छा, अभी भारतीय जो मुद्रा रुपया है, जी सर, इसकी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिरती जा रही थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये 100 रुपीज है, 100 की बराबर है वो, इसको डॉलर का मूल्य है वो 100 रुपीज के बराबर होगा करीब। तो एकदम से वो RBI ने है वो क्या स्टेप्स उठाए कि रुपया है वो एक तरह से 12 साल में पहली बार इतनी लंबी छलांग लगाई और मजबूत हुआ रुपया। ऐसे कौन से स्टेप उठाए RBI ने है वो? सर RBI के पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कुछ अधिकार होते हैं, उसमें सर RBI के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसके अंदर सर डॉलर की जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर देते हैं ताकि रुपए जो है वो कहीं ना कहीं उसकी इंप्रूवमेंट हो जाए। उसके साथ सर ओपन मार्केट ऑपरेशन भी किए जाते हैं RBI के द्वारा, उसके थ्रू के अंदर भी सर क्रेडिट कंट्रोल यहाँ की खुद की सप्लाई के लिए होता है। तो जी सर, रुपए के मूल्य में एकाएक इतनी वृद्धि कैसे आ गई? सर रुपए के मूल्य में वृद्धि के सर बहुत सारे कारण हैं। पहला तो सर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इशू हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे तो जो इशू है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है सर। उसमें जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है, जिससे सर जो रुपए में है गिरावट देखी गई है, क्योंकि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है।
उसके साथ में सर दूसरा देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी इंडिया का कहीं ना कहीं बड़ा है। तीसरा सर FII जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से रुपए बाहर लेकर के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, US बॉन्ड में, उस क्योंकि सर वहां पे बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुई है, तो ये सर मेन रीजन है रुपए के गिरने की। ब्रिक्स के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी सर। कहाँ हो रहा है इसका, है वो लोगो क्या है? सर लोगो तो मालूम नहीं, लेकिन अभी 2026 में सर न्यू दिल्ली में हो रहा है। लोगो का नहीं पता है? क्या है ब्रिक्स का, है वो क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस ब्रिक्स के? सर ये डेवलपिंग कंट्री का या ग्लोबल साउथ का एक ग्रुप है, जिसमें पहले 5 कंट्री थी, अब इसको एक्सपेंड करके 5 और कंट्री ऐड होगी, जिसे ब्रिक्स प्लस बोला गया है। और इसका सर मेनली जो विजन है वो सर कहीं ना कहीं डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना है। इसके लिए ब्रिक्स पे भी लाया गया था और अभी उस पर चर्चा चल रही है, ताकि जो स्विफ्ट सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव ढूंढा जा सके। ब्रिक्स राष्ट्रों से है वो अमेरिका खुश नहीं है? जी सर। क्यों? क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए नेटो भी अभी है वो काफी चर्चा में है। जी सर। क्यों चर्चा में है? सर नेटो जो मेनली जो बनाया गया था वो उस समय USSR की जो एक्सपेंडिंग पॉलिसी के अगेंस्ट USA और उनके जो अलाइज है उनकी सुरक्षा के लिए आर्टिकल 5 का कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोविजन देता है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ईरान वाला इशू है वहां नेटो देशों से सहायता मांगी थी और उनके बेसिस को यूज करने का बोला था, लेकिन फ्रांस और कुछ देशों ने मना कर दिया। तो उसको लेके सर डोनाल्ड ट्रम्प गुस्सा है और बोल रहे हैं मैं नेटो से एग्जिट करूंगा। क्यों मना कर दिया उन देशों ने? क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते। वो पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि जो ईरान का जो वॉर आपने किया है वो कहीं ना कहीं गलत है और उसमें हम मतलब दूसरे देशों को इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि सर जो ज्योग्राफिकली लोकेशन देखते हैं हम USA की, वो कहीं ना कहीं ईरान से काफी दूर है। लेकिन यूरोपियन कंट्री अगर नेटो जो है इसमें शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी थ्रेट है, जो ईरान जो है यूरोपियन कंट्री के भी ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। अभी ये कहा जा रहा है कि जो ट्रंप ने अपने देश को संबोधन किया, जी सर, उससे है वो दुनिया में है वो एक तरह से भ्रम फैल गया है। जी सर। भ्रम ही फैलाया है जो। जी सर। क्या सही है ये? सर इसके मैं 2 आयाम देखता हूँ। पहला तो सर वो क्योंकि वहां के US के प्रेसिडेंट है तो वो लोगों को सर उत्साहित करने के लिए ऐसे स्टेट्समेंट दे रहे हैं। पहला तो सर जो इन्होंने कल या परसों में जो ईरान का जो ब्रिज तबाह किया और उन्होंने बोला ईरान को मैं पूरा स्टोन एज में लेके चला जाऊंगा, और तो वो अमेरिकन लोगों को उत्साहित करने के लिए ये सब स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके द्वारा। और दूसरा सर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो दूसरे देशों को भी ये कहीं ना कहीं चेतावनी है कि USA जो है वो अपने जो मकसद है उसके लिए सर किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो USA में तो है वो खुद इस ट्रंप का है वो भारी विरोध आ रहा है। जी सर। सबसे बड़ा जो विरोध है वो ट्रंप के अभी रिसेंट हुआ है। जी सर। कहीं उस विरोध को देखते हुए तो ये राष्ट्र को संबोधन नहीं किया है। जी सर, ये भी सर नो किंग्स मूवमेंट करके 2025 जून से सर कुछ विरोध चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भी सर ये स्टेटमेंट दिए गए। ठीक सर प्लीज। फेवरेट ब्यूरोक्रेट कौन रहे आपके? सर जितेंद्र कुमार सोनी सर। क्या खास बात लगी आपको? सर उनकी जब मैं तैयारी के बारे में सोच रहा था तो उनकी जो बुक है यादावरी करके वो सर मैंने मंगाई थी। उनको सर मैंने पढ़ा तो उनका जो एकेडमी का और जो प्रशासन का अनुभव है वो सर पढ़ के मैंने बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुआ। उसके साथ में सर कोविड में ऐसा देखा गया था कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके पास जूते और सुविधाएं नहीं है, तो उन्होंने सर उनको जूते और कुछ बेसिक सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड की। क्या नाम था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन का सर चरण पादुका, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। और उसके साथ में सर रास्ता खोलो अभियान भी उन्होंने लॉन्च किया था, जो सर इंक्रोचमेंट थे गवर्नमेंट की लैंड पे, उसको सर कहीं ना कहीं दूर करने। ठीक है, एक IAS के लेवल पर तो ये इतना कुछ कर पाए। जी सर। है ना। SDM पे कौन है आपका? RS अधिकारी में कोई ऐसा आदर्श? सर अभी SDM में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर आप कैसे मोटिवेट हुए? सर मैं उनके सर वर्क के थ्रू मोटिवेट हुआ कि जो वो अपने वर्क के थ्रू सर कैसे ओवरऑल पूरे जिले के लिए या पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल क्रिएट कर। जिले के लिए तो कर सकता है, IAS में तो होती ही इतनी पावर। SDM में तो कहाँ से, क्या आपने कभी सुना ऐसा एग्जाम्पल या वो कोई मॉडल कि इन SDM साहब ने ये मॉडल चला के और पूरा उपखंड है उसको बदल दिया? जी सर। सर जो मेन जो वर्क होता है IAS सर जो है वो मेनली पॉलिसी के लेवल पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रंट रनर होते हैं, लेकिन सर उसमें जो SDM सर होते हैं वो सर धरातल पे कहीं ना कहीं चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, आपने जैसे जितेंद्र सर की तो इतनी बातें बता दी। जी सर। SDM के लेवल पर कोई ऐसे SDM नहीं मिले आपको जो आपको मोटिवेट करते हो
या इस तरह के उन्होंने कुछ ऑपरेशन या ऐसे मॉडल पेश किए हों जी सर। जिससे आप अपने आप, हाँ मैं भी ऐसा करूंगा? सर नहीं? एक 2018 की नेहा छिपा मैम थी, उन्होंने जो खनन माफिया था, वो सैंड माफिया, उनसे रिलेटेड सर कुछ न्यूज आई थी, जो उन्होंने सर पर्सनल लेवल पे उनका पीछा करके उनको सर पकड़वाने में प्रमुख योगदान दिया था। मुझे अभी ये याद आ रहा है। ठीक है, तो अगर राजस्थान के किसी उपखंड में आपको बना दिया जाता है एसडीएम, जी सर, क्या क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी? सर सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो पब्लिक जो है वो मेरे पास आने में सर कोई भी हिचक ना करे, क्योंकि ऐसा देखा गया है और मैं खुद सर पर्सनल लेवल पे प्रशासनिक एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये सोचता था कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाना एक सर भय महसूस होता था, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में वो भय महसूस नहीं होना चाहिए। दूसरा सर गवर्नमेंट स्कीम का सैचुरेशन करने की कोशिश करूंगा कि लोगों को सर अवेयर ही नहीं है। गवर्नमेंट तो लगातार स्कीम लॉन्च कर ही रही है, लेकिन लोगों को अब उसके बारे में जानकारी नहीं है कि ऐसी स्कीम एग्जिस्ट भी करती है। तीसरा सर इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज, जो अभी गवर्नमेंट ने जैसे आईआईटी की तर्ज पे आरआईटी कॉलेज की गठन करने की घोषणा करी है, जिसमें अजमेर कॉलेज, बीकानेर कॉलेज और भरतपुर कॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने का, कहीं ना कहीं सर उसको इंडस्ट्री से लिंकेज करूंगा। क्योंकि सर जब मैंने इंटर्नशिप करी है, मैंने वेदांता और टाटा में इंटर्नशिप करी थी, वहां पे सर मैंने ऐसा महसूस किया कि लोग सर बस 2 महीने बस इंटर्नशिप वहां पे बस टाइम पास के लिए आ जाते हैं। अगर सर इंडस्ट्री और एकेडमी को दोनों को लिंकेज किया जाए और उसमें क्रेडिट को उसमें कंपलसरी बना दिया जाए, तो लोग सर जो इंटर्नशिप है, जो अपने स्किल डेवलपमेंट है, वो सर धरातल पे उतरेगा, ना कि सर ओनली पेपर पे। ठीक है, चलिए आपके उपखंड को ही सोचते हैं, ठीक है। उसमें बताइए आप कैसे इंडस्ट्री और एकेडमी कोलैबोरेशन पे लेके आओगे दोनों को? जी सर, जैसे अगर पाली के अंदर बात करें तो पाली में टेक्सटाइल मिल्स का काफी फैलाव है और वहां पे सर अभी MIT करके कॉलेज खुला है, तो अगर उसके जो बच्चों को, जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अभी एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है, उसको सर अगर उम्मीद मिल से अगर डायरेक्टली जोड़ दिया जाए, तो जैसे 3rd ईयर में हमको एक प्रोजेक्ट करना होता है, तो अगर प्रोजेक्ट को अगर क्रेडिट से लिंक कर दिया जाए, तो वहां पे बच्चे सर उस प्रोजेक्ट को एक वोकेशनल ट्रेनिंग की फॉर्म में करेंगे। तो सर जो एक प्रदूषण की समस्या भी आ रही है, क्योंकि वो जनरेट मतलब अवेयर होंगे कि यहाँ प्रदूषण हो रही, जो बाय प्रोडक्ट है, जो एफ्लुएंट को डायरेक्ट मांडी नदी में छोड़ दिया जाता है, उसके लिए भी सर उनको सोचने को एक प्रोजेक्ट मिलेगा कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। जो कास्टिंग डायरेक्टली नदी में जा रहा है, उसके सर क्या अल्टरनेटिव आप खोज सकते हो। ठीक है, ऐसी एक बात आपने पाली की है, सुमेरपुर पाली जमाई लेपर्ड सफारी को सुना, वहां पे पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं देखी गई कि लेपर्ड ने किसी ह्यूमन पे अटैक किया है। जी सर। अब ये घटनाएं वहां पर सुनने को मिलने लगी है। जी सर। तो आप क्या रीजन मानते हो इसका? सर इसका मेन रीजन तो है कि जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं उनके एरिया में एनक्रोचमेंट बढ़ा है, तो इससे ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। क्योंकि जो लोगों के जो घर है, क्योंकि वो जो देखा जाए जो लेपर्ड वाला एरिया, वो सर उनका कोर एरिया है, और कहीं ना कहीं जो बफर एरिया से लोग जो है वो कोर एरिया की ओर मूव कर रहे हैं। और उसमें भी सर जैसे वो जवाई वाला एरिया है, वो थोड़ा ज्यादा हरियाली की फॉर्म में, तो वहां पे सर जो लोग अपनी जो बकरियां या जो जानवर चराने में, वो कोर एरिया के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए, ऐसा तो पहले भी होता होगा। जी सर। और कहा जाता था कि जवाई में कभी ऐसी घटना, इतने साल हो गए कभी घटी नहीं, और अब ऐसी घटनाएं हुई। जी सर। तो बकरियां तो पहले भी चराते होंगे और ज्यादा चराते होंगे, अब तो कम है। फिर सर मैं तो इसमें मेनली सर एनक्रोचमेंट को ही देख पा रहा हूँ अभी तो आपको नहीं लगता होटल इंडस्ट्रीज और ये सब चीजें भी इसके लिए वो है? जी सर, कहीं ना कहीं सही। टूरिज्म जो सेक्टर डेवलप्ड हुआ है और जो सफारी वगैरह, उसके कारण सर होटल और रेस्टोरेंट भी वहां पे स्टैब्लिश हुए हैं, तो उन सब चीजों के कारण भी सर तेंदुआ जो है वो लोगों के जो ह्यूमन वाले क्षेत्र में एंट्री बढ़ चुकी है। आप क्या करते एसडीएम होते तो? मैं सर इनके लिए सर जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसमें कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसमें डेवलप जब करते हैं, तो उसमें प्रॉपर दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखे जाते हैं, एनवायरमेंट एस्पेक्ट भी देखे जाते हैं। तो वहां पे जो कोर एरिया है उसमें सर कहीं ना कहीं जो ये रेस्टोरेंट है या जो टूरिज्म सेक्टर का जो बूस्ट हुआ है, उनको कहीं ना कहीं रोकता, ताकि जो इनका जो पेरिफेरल जो है स्टेब्लिशमेंट, वो कहीं ना कहीं बफर एरिया तक ही सीमित होता। तो ये सर मेरे मेनली स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म होती है, सुनिए आप? सर क्या होता है सर? ये MC मेहता सर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन लगाई थी, उसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश की थी, जिसमें सर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गए या मैन्युफैक्चरर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो जो प्रोडक्ट का जो पूरी अपनी लाइफ खत्म हो जाए, तो उनके बाद उसको सर वापिस से रिसाइकल करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश की। ठीक बात है। ओके, एक
ये बात ये बताइए मुझे कि जुडिशरी में आप कितने रिफॉर्म्स की जरूरत समझते हैं, क्या होना चाहिए, कितने रिफॉर्म जरूरी हैं, किस तरह के रिफॉर्म जरूरी है? सर मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम है। हालांकि जुडिशरी ने इसको एनजेक को क्रैश करके इसको सही बताया, लेकिन कहीं ना कहीं सर इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है, टू द पॉइंट एक तो। हाँ जी सर। दूसरा सर, नंबर ऑफ केसेस जो है करीबन 5 करोड़ के आसपास जुडिशरी में पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में तो 80,000 और लोकल लेवल पे काफी ज्यादा है। तो सर लोकल लेवल पे सर जो फैमिली कोर्ट है, अल्टरनेटिव मीडिएशन सिस्टम है, उसको सर एक इम्पेटस देना होगा, तो उससे सर कहीं ना कहीं केसेस कम हो सकते हैं। तीसरा सर मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी का है, जैसे जो कुछ माइन्यूट से केसेस है उसको सर ऑनलाइन कहीं ना कहीं सुविधा दी जाए, जैसे ई न्यायालय करके जो प्रोविजन है। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर एआई बेस्ड कुछ इनिशिएटिव लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका पता है आपको? टूपेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसके अंदर सर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करके सर उसको एक समराइज फॉर्म में रखा जा सकता है। ओके, 2020 से 25 के बीच के लैंडमार्क जजमेंट्स कुछ पता है आपको सुप्रीम कोर्ट के? 20 से 25 के बीच जिससे आपको लगा हो कि हाँ बड़ा चेंज है। अभी याद नहीं कर पा रहा सर। आर्टिकल 21 को लेकर कुछ कहा अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने, महिलाओं को लेकर या कुछ ऐसा? आर्टिकल 21 को सर अभी तो मैं पैसिव यूथेनेशिया वाले याद कर पा रहा हूँ सर। ओके, कितना सही मानते हो आप पैसिव यूथेनेशिया? सर मैं इसको सही मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत दिनों से सर डिबेट चल रहा था। अरुण शानबा केस के बाद में सर कॉमन कॉज केस से लेके और अभी सर हरीश राणा केस में। अच्छा, मैं कहूँ आपको कि पैसिव यूथेनेशिया पहले भी होता है। जी सर। आपको लगता है? सर मैं कहीं नहीं मानता सर। धार्मिक स्तर पर संथारा प्रथा है, लेकिन वो सर यूथेनेशिया तो मैं नहीं मानता उसको। क्यों, क्या मानते हो उसको फिर? सर यूथेनेशिया है कि कोई अगर वेजिटेटिव स्टेट में है या उसका माइंड जो है वो डेड हो जाता है, तब जाके सर उसकी परिवारजनों पे कुछ ज्यादा इकोनॉमिकली बर्डन न पड़े या वो कुछ ज्यादा सफरिंग ना करे, उसके लिए सर यूथेनेशिया दिया जाता है। जबकि संथारा सर वो खुद की ओन चॉइस होते हैं, उसमें माइंड सर प्रॉपर्ली वर्क किया जाता है, वर्क हो रहा होता है। और सर ये जैन धर्म की एक प्रथा होती है जिसमें वो हेल्दी तो होते हैं। उसको एक्टिव बोल सकते हैं, पैसिव नहीं तो एक्टिव यूथेनेशिया बोल दो। एक्टिव में सर कोई डॉक्टर जो है वो कुछ ऐसा केमिकल या पॉइजन का इंजेक्शन लगाता है जिसमें डेथ होती है। ओके, इसको सर मैं एक्टिव तो नहीं, एक पर्सनल खुद की चॉइस मान सकता हूँ। तो अलग कैसे है? ये भी तो एक तरीका वही हुआ, यूथेनेशिया का ही तो एक तरीका। नहीं सर, इसका ये डिबेट आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, कोर्ट के अंदर ये डिबेट भी हुआ था, लेकिन फिर सर कोर्ट ने इसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर मान्यता दे दी थी और उसको यूथेनेशिया के अंदर कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, आजकल पीएम मोदी जी एक टर्म यूज करते हैं ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, अष्टलक्ष्मी। जी सर। आपको क्या लगता है लक्ष्मी जैसी क्या चीजें हैं? एक हर राज्य की एक एक बात बता दीजिए, सिर्फ एक पॉइंट में। सर असम के अंदर अगर देखा जाए तो जो एक पॉइंट में असम का, ठीक है, टी सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा सर सिक्किम की सर कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सिक्किम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सभी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इनकी तो। सर अभी मैं ये याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सर जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्धिज्म जो है कहीं ना कहीं जो फैला हुआ है उसको मैं देखता हूँ। इसके साथ सर मेघालय के अंदर सर कहीं ना कहीं जो बारिश जो होता है उसके कारण टूरिज्म जो है डेवलप हो सकता है, उसको मैं देखता हूँ। सर नागालैंड का जो लोकल कल्चर है उसको मैं देखता हूँ। ठीक है, अभी सर यही याद। नागालैंड के लोकल कल्चर को लेकर कोई फेस्टिवल याद आ रहा है जो बहुत फेमस है सर? किसी पक्षी के नाम पर? हॉर्नबिल। हाँ जी सर। ठीक है। ओके, आपने भी ई रवन्ना का जिक्र किया। जी सर। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं जियो टैगिंग के हिसाब से कि जो माइनिंग है वो इलीगल हो रही है। जी सर। और 15 दिनों के अंदर सर राजस्थान सरकार के कौन कौन से स्टेप्स जो है अभी उठाए गए हैं माइनिंग्स को लेकर के? सभी लेटेस्ट तो सॉरी मैं याद नहीं कर पा रहा। याद नहीं कर पा रहे आप, कोई बात नहीं। आप ही बताएं कि अभी जो ईरान और इजराइल और अमेरिका एक युद्ध में फंसे हैं। जी सर। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा एक जो है अभी वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। जी सर। इसमें भारत ने अपना पक्ष भी रखा। जी सर। और राजनयिक हैं विक्रम मिश्री, जी सर, उन्होंने कुछ जो है वो चुनौतियां और जो भारत की जो दिक्कतें थी उनका भी उन्होंने
जिक्र किया, जी कौन कौन सी दिक्कतों का जिक्र किया? सर, सबसे पहले जो दिक्कत है, जो घरेलू एलपीजी शॉर्टेज है, उसमें सर उन्होंने बोला कि हमें सर अल्टरनेटिव जो है वो रूट देने हैं। तो सर कहीं ना कहीं रशिया के साथ जो है हम उससे सप्लाई चेन को पूर्ण रूप से करेंगे। दूसरा सर कहीं ना कहीं भारत ने ये भी बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को है वो त्वरित प्रभाव से खोला जाए और युद्ध को सर यहीं पे विराम दिया जाए। लेकिन सर वहां पे सर ईरान ने जो अपनी 5 शर्तें ली है वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बाधा क्रिएट कर रही है। और उसके साथ ही सर जो इस युद्ध के अंदर सर तुरंत रूप से इसको सीज फायर के थ्रू रोकना चाहिए, ताकि जो वहां पे लोगों की जो मृत्यु वगैरह हो रही है उसको रोका जा सके और इंडिया को जो डायस्पोरा है उसको एक प्रोटेक्शन दिया जा सके। आपको लगता नहीं कि यूएन ने जो कदम उठाने थे, जी सर, और भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमारे को जो है वीटो पावर दी जाए, जी सर, और एक यहाँ पे यूएन काम ही नहीं कर पा रहा, किसी छोटी सी लड़ाई को रोक नहीं पा रहा, कोई सैंक्शंस नहीं लगा पा रहा, जी, और जितने शक्तिशाली देश अमेरिका जैसे हैं वो बात नहीं मान रहे हैं। जी सर, तो भारत का लगातार ये विश्व पटल पे ये कहना कि साहब हमारे को वीटो पावर दे दो, जी सर, इस वीटो पावर के लेने के भी क्या औचित्य हैं जब इस प्रकार की संस्था कहीं पे काम ही नहीं कर रही है? जी सर। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें यूएन का क्रिटिसिज्म बिल्कुल बनता है। इसमें सर यूएन का ये रोल होता है कि वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ पे उतारते, उस युद्ध को तुरंत रुकाते। अगर उनको लग रहा था कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन बन रहा है तो आईएईई की टीम को प्रॉपर जांच करवाते। लेकिन ये सर क्योंकि यूएसए की यूएन में कहीं ना कहीं हेजिमनी है और यूटो या वीटो पावर के थ्रू वो कहीं ना कहीं इस प्रपोजल को बैन कर देता है या क्वॉश कर देता है। तो इंडिया की सर लॉन्ग टर्म से यही एक अपनी वॉइस रही है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको कहीं ना कहीं वीटो पावर दिया जा सके, ताकि जो ऐसे कुछ इवेंट है, और वीटो पावर में भी सर मैं कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लेवल पे सर कुछ रिफॉर्म देखता हूँ कि अगर ऐसा कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को सर ब्लॉक करना उचित नहीं है कि वहां पे लोकल की सभी लोगों की एक कंसेंसस होनी चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज को वीटो कर रहा है तो उसको सर तुरंत उस चीज को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें P5 परमानेंट मेंबर है। मैं सर अपने व्यक्तिगत स्तर पे सोचता हूँ अगर उसमें 3 लोग वीटो कर रहे हैं तब उस चीज को ब्लॉक होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी के साथ होना जी सर, बिल्कुल। ओके, चलिए ठीक है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, बाड़मेर के अंदर जो रिफाइनरी है बन गई है, उसका उद्घाटन तो अभी हुआ नहीं, जी सर, ठीक है। पहले बैरल का जो उत्पादन था वो ज्यादा था, 2 लाख बैरल के आसपास, जी सर, और अभी न्यूज़ में आ रहा है कि वहां पे पर डे 70,000 बैरल है वहां पे क्रूड निकाला जा रहा है। जी सर। ऐसी, आप तो इसी क्षेत्र से आते हैं, माइनिंग से, ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही है जिसकी वजह से वहां का जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है? सुना है ना इसके बारे में आपने कि प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल से इस साल की तुलना में काफी गिर गया है? जी सर। तो आप साइंटिफिकली थोड़ा हमें बताएं कि ऐसी वहां पे माइनिंग नहीं हो पा रही, नीचे से क्रूड निकल नहीं पा रहा, या खुद अपने स्वयं प्रतिबंध लगाए हैं कि थोड़े दिन बाद में निकालेंगे, ऐसा कुछ है क्या? सर मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट तो मुझे इसका रीजन पता नहीं है, लेकिन जितना मैं सोच पा रहा हूँ सर, एक तो जो माइन में जो वो रिफाइनरी में जो डिले हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि हमने शुरू में जो ये प्रोजेक्ट लिया था BS3 के लिए लिया था, अभी हमने इसको अपग्रेड करके BS6 कर दिया। तो जो टेक्निकल जो न्यूसेंस है, कुछ जो एक्स्ट्रा हमें जो प्रोविजन करने थे जिससे सर हम सल्फर कंटेंट को कम कर सके या जो वोलेटाइल मेटल उसको कम कर सके, उसके कारण ये डिले हो रहा है। और सर जो आपने बोला एक्सट्रैक्शन में जो टोटल क्रूड ऑयल वो कम हो गया, उसका सर एग्जैक्ट रीजन मुझे मालूम नहीं। खनिजों का भी बार बच्चा कहाँ का यहाँ पे निकाला जाता है? सर माइका को बोला जाता है खनिजों का बीमार बच्चा, और ये मेनली भीलवाड़ा के अंदर। इसके अलावा कहीं पे खोज हुई है कि इसकी? अभी तो सर मैं भीलवाड़ा ही सोच पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार संपन्न हुआ, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। बैठ। आपने इससे पहले भी कहीं पे मॉक इंटरव्यूज दिए थे क्या? जी सर, यहाँ कहाँ पे दिए? यहीं पे? यहाँ पे दिया था। Is it your second chance? जी सर। ओके, सर ने दिया था। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड कौन कौन सी चीजें जो वहां पे बताई और उनको आपने ओवरकम कर लिया? सर मेनली तो मुझे स्टार्टिंग में बोला था फर्स्ट इंटरव्यू में कि थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूँ, इस चीज के ऊपर बोला गया था। बाकी तो सर मुझे जो बोले कि आप बस डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। ठीक है, अभी भी थोड़ा लगा थोड़ा सा फास्ट आप बोलते हैं, जी। बीच में थोड़ा सा आपका गला भी सूख सा गया था सर, तो मुझे लगा ड्यू टू थोड़ा सा स्पीडी आप थोड़ा बोल पाते हैं। जी सर। तो हमारा भी सिर्फ इतना सा है कि थोड़ा सा और सहज हो जाएंगे ना तो चीजें आपके साथ चलेंगी। जी सर। है ना? आपको बैठने के लिए कह रहे हैं तो थैंक्स तो बोल ही नहीं रहे आप। बोला था सर, सॉरी। बोला था? जी। हमने तो नहीं सुना था। सॉरी सर। थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखो आप। जो बाकी अच्छा है इंटरव्यू आपका है,
थोड़े से सहज होके यदि आप और पढ़ोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरव्यू सहज रहोगे आप, तो बहुत अच्छा होगा आपका इंटरव्यू। बाकी आपके जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस को जो है वो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। ग्रिल भी किया आपको, लेकिन ग्रिल नहीं हो रहे थे आप जो, और उनका जवाब आप दे रहे थे, बैलेंस जवाब थे आपके वो। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा सा सहज रहें तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, बोर्ड को भी अच्छा लगेगा। प्रेशर नहीं लेना, बस प्रेशर नहीं लेना, कुछ आता है आपको, सब कुछ आता है। आप तो ये सोच के आप प्राइवेट सेक्टर को लेकर आपको ग्रिल करने की कोशिश करेंगे, तो आप तो ये कहो ना कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने पे मुझे पता चला कि है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो मुझे कहीं ज्यादा सूट करेंगी, और जो पैसा मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। जो यदि मैं किसी तबके के, किसी समाज के किसी तबके के लिए मैं कुछ कर पाऊं, ये मेरे में सबसे ज्यादा है वो। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, आपने बताया कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, इनको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अवैध माइनिंग जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से, रेवेन्यू लीकेज यहीं से हो रहा है। हाँ, तो ये चीजें हैं वो अच्छी है आपके लिए, आपके डिपार्टमेंट जिससे आपने किया है उसमें हेल्पफुल रहेंगी। इस चीज को आप थोड़ा सा इम्प्रूव करके और बताएंगे ना, और सजेशंस, कुछ और सजेशन। एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की एक हमने इंटरव्यू और लिया था, एक मैं यही तो कह रहा था कि मैं तो वही, उनके भी अच्छे मतलब परसेंटाइल थे, बहुत अच्छी थी उनकी भी। और मतलब ठीक है यार, आप अगर बीटेक करके आते हैं तो हमारा तो पूरा ये ख्याल रहता है कि आपको किसी जगह पे ग्रिल करने का प्रयास करें, और वो होता भी कि 4.5 साल आपने निकाल दिए करके, आप जस्टिफिकेशन देते हो तो इट्स गुड, है ना। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो कुछ। सर एक पर्सनल क्वेश्चन था, बुरा ना माने तो। हाँ बिल्कुल सर, अभी जैसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि आपको गर्मी नहीं लग रही क्या, मैं सर ब्लेजर पहन के सोच रहा हूँ, तो पहन सकता हूँ सर मैं ब्लेजर? आप तो यार इस ड्रेस में सबसे लग रही है, इस ड्रेस में सबसे अच्छे लग रही है। ये गले में थोड़ी जो माला है ना, हाँ सर, इनको तो इस ड्रेस में सबसे अच्छे लग रहे हैं। सेविंग करके जाना, हाँ और ये अंगूठी वाली अगर ज्यादा इस प्रकार की कोई चीज है, ये तो क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में? नहीं चक्कर में, ये क्वेश्चन ही मत उठने तो उनके दिमाग में। ऐसा प्रश्न कर रहे हैं तो उस पर्सन को तो अंग्रेजी में कहावत है, निप इन दी बर्ड, कली को वहीं को कुचल डालो जहां से शुरुआत हुई इसकी, और फिर अभी जरूरत भी नहीं है। तो बहुत सुंदर लग रही है ड्रेस, यही ड्रेस रखना आप तो। ठीक है, बढ़िया, ऑल द बेस्ट। अच्छा होगा आपका इंटरव्यू, बढ़िया इंटरव्यू।